नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और पटना से ही बड़ी खबर, जहां पर जिहादियों की साजिश सामने आई। निशाने पर नुपुर शर्मा थी। ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें पटना में जिहादियों की साजिश, नुपुर शर्मा निशाने पर थी। नुपुर समर्थक इस्लाम विरोधियों से बदला, और ये इस वक्त बड़ी खबर कि इस्लाम विरोधियों से बदला था। मकसद बदले के लिए बना। जिहादी दस्ता इसे देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिहादी दस्ता इसी पर्पस से बनाया जा रहा था। पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला में देश विरोधी साजिश रचने वाले संदिग्ध आतंकियों का मकसद जो है वो इस्लाम का विरोध करने वालों से कैसे बदला लिया जाए, इस कोशिश के साथ यहां पर साजिश रची जा रही थी। निशानदेही पर अरमान मलिक भी गिरफ्तार किया गया। फुलवारी का रहने वाला है अरमान मलिक, जिसकी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे घटना में। और इसी मकसद से एसडीपीआई और पीएफआई की आड़ में गुप्त जिहादी दस्ता तैयार करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसमें देश भर के समुदाय विशेष के युवाओं को ब्रेन वॉश कर इसके साथ जोड़ने की लगातार कार्रवाई की जा रही थी। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, नुपुर शर्मा, इस नाम की आड़ में तमाम इस तरह की सोच और विध्वंस फैलाने वाले लोग कहीं ना कहीं अपनी दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल विवाह, देखिए ये जो बात आई है, प्राथमिकी जो दर्ज की गई है फुलवारी शरीफ थाना के जो थानाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो एफआईआर लॉन्च किया है। और इस एफआईआर में साफ तौर पर ये स्पष्ट है कि जो प्राथमिकी है उसमें यह कहा गया है कि भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ बदला लेने के लिए मुहिम चलाई जा रही है देश भर में। इसी क्रम में महाराष्ट्र के अमरावती, राजस्थान के उदयपुर में बदला लिया गया है। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के मकसद से एसडीपीआई और पीएफआई की आड़ में गुप्त जिहादी दस्ता तैयार करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी इसमें। और निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाला ये खुलासा है। पटना पुलिस के अधिकारी भले ही इस पूरे मामले को नकार रहे हो, लेकिन जो केस दर्ज किया गया है उसमें यह बात साफ तौर पर सामने आई है। इस गुप्त संगठन का जो मकसद था वो यही था कि सोशल मीडिया यानी फेसबुक हो या फिर ट्विटर या समेत जो दूसरे माध्यम है, इसमें इस्लाम पर जो कमेंट किया जा रहा था या फिर जो आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोग हैं उनको निशाना बनाकर उन पर हमला करना था। तो एक बहुत बड़ा खुलासा है। खुद एफआईआर में इस बात की चर्चा पुलिस अधिकारियों ने की है। संजय, जो 30 संदिग्ध बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर पहुंचे, बजाबता इन लोगों के साथ वो कांटेक्ट में थे, ये सारे लोग कहां से ताल्लुक रखने वाले हैं और इनको अब ट्रेस करने के लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है? ये देखिए, इसमें एक जो ट्रेनर था वो केरल से आया था। केरल और तमिलनाडु, यहाँ से कुल 11 लोग आए थे, जिसमें एक ट्रेनर था। इसके अलावा बिहार में पटना को कह लें, और पटना के अलावा दरभंगा क्यों चर्चित रहा है, दरभंगा मॉड्यूल काफी चर्चित रहा था, ये आपको भी विवाह पता है। और तमाम जो ऐसे जिले हैं बिहार के संवेदनशील जिले, वहां से ये लोग पहुंचे थे और इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा, एफआईआर में खुद इस बात की चर्चा। और ऐसे में देखना होगा, अभी 23 लोगों को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। इन 23 लोगों की गिरफ्तारी कैसे होती है, क्योंकि 3 लोग तो पकड़ लिए गए, लेकिन 23 लोगों की गिरफ्तारी कब तक पुलिस कर पाती है, किन एजेंसियों की मदद लेती है, ये तमाम सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये अपने आप में एक ऐसी जानकारी जो पटना पुलिस के लिए और बिहार सरकार के लिए भी परेशानी खड़ी करने वाली, जिसमें इस तरह की सोच और मानसिकता के लोगों का जुटान हो रहा था, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, तमाम ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पर कमेंट करने वालों लोगों को कैसे टारगेट किया जाए, उस दिशा में यहां पर साजिश रची जा रही थी। तो जिहादियों का प्लान पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था। पाटलिपुत्र देश का गौरव है और उसी पाटलिपुत्र की धरती से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही थी। टारगेट 2047 तक रखा गया। इसके साथ ही 12 जुलाई को पीएम मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की भी एक बड़ी साजिश रची गई, लेकिन वक्त रहते पूरी प्लानिंग डिकोड हो गई। पूरी रिपोर्ट देखिए। 12 जुलाई को पीएम मोदी बिहार दौरे पर थे। प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले ही पुलिस ने इन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गौर से देखिए पकड़े गए इन 2 चेहरों को। 2 गिरफ्तार संदिग्धों में एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दारोगा जलालुद्दीन है
और दूसरा उसका साथी अतहर परवेज है। इन दोनों पर आरोप है कि मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर ट्रेनिंग देते थे। दोनों पर धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकवादी गतिविधि चलाने का भी आरोप है। फुलवारी शरीफ का यही वो अहमद पैलेस है जहां टेरर की ट्रेनिंग दी जाती थी। वो अहमद पैलेस है जिसको लेकर पटना पुलिस ने तमाम दावे किए हैं। पटना पुलिस का दावा है कि इसी मकान में जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस के, उनका ये मकान बताया जा रहा है और इस मकान में कई जो राजनीतिक संगठन हैं उनके नाम पर SDFI का नाम आया है और इसी के नाम पर संगठन बनाकर मोहम्मद अतहर जो है वो सिम्मी का पूर्व सदस्य रहा है, उसने यहाँ पर देश विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की है और उसका मकसद था कि 2047 तक बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अब आप समझिए कि इनका प्लान 2047 क्या था जो अब डिकोड हो चुका है। इस पूरे प्लान के दो अहम किरदार हैं, जलालुद्दीन और अतहर परवेज, जिनका मकसद था 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। इसके लिए ये मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे थे और जिसकी फंडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने के बाद भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अभी इस बात से इनकार कर रही है कि एक जगह है फुलवारी में नया टोला अहमद पैलेस करके, उसके जो मालिक मकान है मोहम्मद जलालुद्दीन, ये पहले झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हुए और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके मकान में एक ऑर्गेनाइजेशन, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि कुछ लोग वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स के माध्यम से धार्मिक कठोरता और जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल कोई आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। जाहिर है शारीरिक शिक्षा के नाम पर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का टारगेट सेट किया जा रहा था। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो पटना की धरती से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही थी। पटना पुलिस ने PFI के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया और इस खुलासे के दौरान पटना SSP ने वो बयान दे दिया जो एक जिम्मेदार अधिकारी को शोभा नहीं देता। पटना के SSP ने PFI की तुलना RSS से कर दी और इस पर पुलिस मुख्यालय ने उनसे 48 घंटे के अंदर जवाब तलब कर लिया। पटना में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली साजिश रची जा रही थी। PFI का टेरर प्लान बनाने वाले 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो आए तो थे इस्लामिक राष्ट्र की साजिश का सच बताने, लेकिन उन्होंने साजिश के सूत्रधारों की तुलना राष्ट्रवादी संगठन RSS से कर दी। अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, RSS अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। RSS की तुलना करने वाले SSP को प्लान 2047 के इन दस्तावेजों को देख लेना चाहिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 10% मुस्लिम साथ है तो बहुसंख्यक घुटनों पर होंगे। 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का टारगेट है। भारत में इस्लाम का गौरव फिर से स्थापित करेंगे। इस्लामिक राष्ट्र के लिए रोड मैप तैयार है। दिमाग में रखो, इस्लामिक शासन लाकर रहना है। अल्लाह के कानून को स्थापित करना मुस्लिम का धर्म है। जाहिर है संदिग्धों के पास से इंडिया 2047 के नाम से खतरनाक डॉक्यूमेंट मिले हैं। पुलिस के हाथ लगे 7 पेज के डॉक्यूमेंट में पूरी प्लानिंग का जिक्र है।
सवाल है कि पाटलिपुत्र की धरती से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रचने वालों की तुलना आरएसएस से करने की जरूरत क्या थी। जाहिर है पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कथित आतंकी साजिश की तुलना आरएसएस से करके नए विवाद को जन्म तो दे ही दिया है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना के ही राजीव नगर में घर में आग लग गई, जहां फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। आग लगने के पीछे की वजह से इलाके की बिजली फिलहाल काट दी गई है। वहां अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राजीव नगर में घर में अचानक से आग लग जाती है और इलाके में लोगों के अंदर डर का माहौल है। हालांकि एहतियात के तौर पर इस इलाके में फिलहाल बिजली काट दी गई है ताकि आग न फैले। उधर बगहा से एक ऐसी तस्वीर आई जो आपको हैरत में डाल देगी। ठकराहा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में छात्राओं से मिड डे मिल बनवाने का वीडियो सामने आया और ये तस्वीर देखिए। छात्राएं यहां स्कूल पहुंचती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कर क्या रही हैं? स्कूल के रसोई घर के इस वायरल वीडियो में कई सवाल हैं, क्योंकि बच्ची यहां बैठकर आलू छीलती हुई दिख रही है, जबकि कुछ बच्चियां जो हैं वो कढ़ाई से लेकर किचन रूम में जाती हुई नजर आती हैं और सभी बच्चियां स्कूल की छात्राएं हैं। देखिए ये बच्चियां कढ़ाई लेकर उसे पहुंचाने का काम कर रही हैं, तो कोई आलू छील रही है। इतना ही नहीं, जिस रूम में खाना बन रहा है वहां कई सिलेंडर रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल में 2 महीने से रसोइया नहीं आया और यही वजह है कि छात्राएं खाना बना रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। गया में रिकॉर्ड रूम से कागजात निकालने के लिए घूस मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन पर कागज तुरंत निकालने के लिए 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं, जबकि 15 दिन बाद कागज देने के लिए 800 रुपए की डिमांड की जा रही है। रुपए मांगने वाला रिकॉर्ड रूम का कर्मचारी है। तो कागज निकालने के लिए घूस की डिमांड देखिए कैसे की जा रही है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है ये रिकॉर्ड रूम का कर्मचारी है। कागज निकालने के एवज में पैसे की डिमांड की गई। तो उसका रिसीविंग दीजिएगा, कैसे डायरेक्ट खाली 2000 रुपया डायरेक्ट, उसका कोई रिसीविंग नहीं है। और बड़ी खबर इस वक्त सासाराम से आ रही है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिव्यांग शिक्षक से बर्बरता के मामले में एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सासाराम से। दिव्यांग शिक्षक से बर्बरता के मामले में एएसआई निलंबित कर दिए गए हैं। नौहट्टा एएसआई मनीष कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। एसपी आशीष भारती ने निलंबित किया है एसआई को। नौहट्टा थाने में शिक्षक संजय विश्वकर्मा के साथ मारपीट की गई थी, जिस मामले में न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब इस खबर का असर भी देखिए, जिसमें कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरपुर में 42 कोरोना संक्रमितों की ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है और ये सभी 42 लोग टेस्ट में संक्रमित पाए गए हैं। सदर अस्पताल से और पीएससी से ये लोग दवा लेकर भी गए, लेकिन उसके बाद इनका कोई अता पता नहीं है। कंट्रोल रूम से इन सभी नंबरों पर फोन भी किए गए, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा है। यानी जो नंबर दिए गए थे वो गलत दिए गए। अब चिंता वाली बात यह है कि ये लोग जहां भी जाएंगे संक्रमण को फैलाएंगे। जो नंबर लोग दे देता है वो नंबर किसी और का दे देता है, इसमें थोड़ा सा परेशानी हो रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि नंबर जो दें उनका जो वैध नंबर है वो नंबर दें, इसी के चलते टेस्टिंग हो जा रहा है। इसके लिए निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी टेस्टिंग के लिए हमारा सैंपल ले रहा है उनसे क्रॉस चेक कर करके ही मोबाइल नंबर उनका डालें। कटिहार में गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और बड़ी संख्या में गायों को तस्करों से छुड़ाकर लाया भी जा रहा है। लेकिन जिन गौशालाओं में इन गायों को रखा जा रहा है वहां गायों को रखने की पूरी समुचित व्यवस्था नहीं है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर गौशाला कमेटी की परेशानी के बारे में बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा।
अभी हम कटिहार श्री कृष्ण गौशाला में आए हुए हैं। एक बड़ी बात यह है कि ये गौशाला उस जिले की है जहां बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और पशुपालन विभाग के मंत्री के जिले का गौशाला है। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इसमें एक और बड़ी बात है कि इसमें जो देखरेख की जिम्मेदारी प्रशासन के है, एसडीओ इसके जो नोडल अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर जैसे जानकारी मिला है कोई बड़ा सहयोग नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में क्या समस्या है गौशाला को लेकर और तस्करी के गाय को लेकर, आइए बात करते हैं। आप गौशाला के सचिव हैं, तस्करी के गाय जो पकड़ा जाता है वो आप लोग रखना नहीं चाहते, इस तरह का बार बार सवाल उठता है, क्या परेशानी है इसको? परेशानी क्या, आपको तो पहले ही हमने कहा कि सरकार खर्चा बहन करे। और सबसे खुशी की बात है अभी जो पशुपालन मंत्री जो बिहार के हैं वो हमारे गौशाला कमेटी के मेंबर भी, वो हमारे गौशाला कमेटी के मेंबर भी, इसलिए गौशाला की सारी स्थिति से वो वाकिफ़ है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारे पशुपालन मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी से कि बिहार की गौशाला पर मद्देनजर रखते हुए कटिहार की गौशाला पर विशेष ध्यान दें। हमको ये कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि हमको तरह से गाय रखनी है। हम सामाजिक दायित्व के तहत उनको रखने का प्रयास करते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है। बहुत सारे भारतीय राज्य में गौशाला में जो गाय पकड़ के आती है उनके लिए प्रतिदिन का खर्च दिया जाता है, क्योंकि बिहार में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो निश्चित तौर पर गौशाला की एक अपनी समस्या है और इस समस्या पर बड़ा विचार होना चाहिए ताकि तस्करी जैसी समस्या का एक ठोस निदान हो सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।